नम्रता, कुछ लॉज चेंज किए गए हैं, बीएनएस लाई है सरकार, तो आपको लगता है इसकी ज़रूरत थी? पहली बात तो 80% लॉज अभी भी सेम है। जो केसेस 30th ऑफ जून तक फाइल हो चुके हैं उसका प्रोसीजर पुराना ही लगेगा। में लाया है कम्युनिटी सर्विस, इट इज़ एन ओपन एंडेड टर्म, इट इज़ क्रिप्टिक। तो उसका मीनिंग क्या है? इन्वेस्टिगेशन के लिए वो आपको 15 दिन रख सकते थे, अब 60 से 90 का एक है। देयर आर टाइम्स जब एक लड़की की ईगो उसके ऊपर आ जाती है, एंड इफ शी मिस यूजेस दैट सेक्शन इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर अ मैन। देखिए, पहले देयर वाज नथिंग लाइक देशद्रोह, देयर वाज नोबडी हु वाज एंटी नेशनल। नाउ इट विल बी। यू विल से कि थोड़ी सी आपने कोई बात बोली उसको इतना बड़ा बनाकर हम कहेंगे जी नहीं आप तो टेररिस्ट हो। स्वागत है दोस्तों आपका टेलीस्कोप टीवी में। मैं हूं गीता वर्मा और आज मेरे साथ हैं एडवोकेट नम्रता। नम्रता, आपका स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी मैम टुडे। नम्रता, कुछ लॉज चेंज किए गए हैं, बीएनएस लाई है सरकार, तो आपको लगता है इसकी ज़रूरत थी या इन नए नियमों में नया क्या है? देखिए, 3 क्रिमिनल लॉज जो आईपीसी, सीआरपीसी और हमारी इंडियन एविडेंस एक्ट थी, उनको रिप्लेस किया गया है बाय 3 लॉज विच इज़ बीएनएसएस, बीएनएस एंड बीएसए। इनकी ज़रूरत चेंज करने की थी, कहीं पे कई लॉज चेंज अमेंडमेंट्स की ज़रूरत थी जो की जा सकती थी, बट सब कुछ उनको नए नाम देकर इतना चेंज लाने की ज़रूरत नहीं थी कि हम एक नई उसको एक्ट बुलाते। पहली बात तो 80% लॉज अभी भी सेम है जो पिछले हमारे आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट में थे। 20% चेंजेस इसमें लाए गए हैं एंड दैट इज़ इट। जी नम्रता, आपने कहा कि जो 80% चीज़ें हैं वो पुरानी वाली ही हैं। जो पुरानी शराब है वो आपको नई बोतल में परोसी गई है, नए ढक्कन के साथ। जी, नए ढक्कन के साथ। तो कहीं ना कहीं लोगों को ढक्कन बनाया जा रहा है, कह सकते हैं। जी। तो मेरा आपसे ये सवाल है अगला कि जो एफआईआर या जो केस पहले चल रहे थे, क्या वो पुराने हिसाब से ही चलते रहेंगे या उनको नया ढांचा पहनाया जाएगा? सो इसमें ये है कि जो केसेस 30th ऑफ जून तक फाइल हो चुके हैं उसका प्रोसीजर पुराना ही लगेगा। वो आईपीसी के अंडर ही रजिस्टर हुए हैं और सीआरपीसी के ही प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट के ही जो लॉज हैं उनके अकॉर्डिंगली ही चलेंगे। बट जो केस 1 जुलाई 12 बजे के बाद भी अगर कोई फाइल हुआ है वो सारे न्यू लॉज के अकॉर्डिंगली चलेंगे। इवन द जो प्रोसीजर है वो भी। अभी कल ही पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक केस भी डिस्कस किया है जिसमें अंडर सेक्शन 531 उन्होंने ऑफ द सीआरपीसी विच वाज पहले सीआरपीसी थी, अब बीएनएसएस हो चुकी है, उसमें क्लियरली मेंशन भी है कि जो नई एप्लीकेशंस हैं, नई रिविजन्स हैं, वो सारा कुछ नए लॉज के हिसाब से होगा। और उसकी इंटरप्रिटेशन कल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने केस के अंदर की भी है। केस का नाम है मनदीप सिंह वर्सेस कुलविंदर सिंह एंड अदर्स। नम्रता, एक अहम सवाल, आपको लगता है कि पहले से ही बहुत सारे केसेस हमारे लगभग सभी कोर्ट्स में पेंडिंग है, तो क्या जो ये सरकार बदलाव लाई है इससे पेंडेंसी और बढ़ेगी या हमें सुविधा मिलेगी कि यह केस तेजी से हल होंगे, निपटेंगे? देखिए, उन्होंने लॉज ज़रूर लाए हैं कि स्पीडी ट्रायल हो और अगर आदमी प्रेजेंट नहीं भी है तो थोड़ी देर बाद उसकी ट्रायल इन एब्स्टेंशिया कि वो इवन इफ इज़ एब्सेंट तो वो किया जाए। पर पेंडेंसी तो सीधा सीधा बढ़ेगी क्योंकि जितनी जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस पूरी सेंचुरी में हुई हैं, इट इज़ स्टिल अ क्वेश्चन बिटवीन बिफोर द जुडिशरी कि वो कैसे इंटरप्रिटेशंस यूज़ होंगी और नई लॉज में क्या इंटरप्रिटेशंस नई लाई जाएंगी। तो इट इज़ एन ओपन क्वेश्चन ऑलरेडी। तो वो तो है ही कि पेंडेंसी बढ़ेगी क्योंकि सीधा सीधा हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अब जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस करनी पड़ेगी काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स की, जैसे इन्होंने बीएनएस में लाया है कम्युनिटी सर्विस, इट इज़ एन ओपन एंडेड टर्म, इट इज़ क्रिप्टिक। तो उसका मीनिंग क्या है? तो काफ़ी ऐसे वर्ड्स होंगे जिनके मीनिंग नहीं है, उनको कितना यूज़ किया जा सकता है कितना नहीं, वो एक टास्क बनेगा हमारी हायर जुडिशरी के लिए विच दे हैव टू इंटरप्रेट, और उससे अपने आप ही केसेस बढ़ जाएंगे। जी नम्रता, मुझे लगता है कि सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं, ये जो नए लॉज हैं इनका जो भार है वो जुडिशरी और जो पुलिस है सबको समझना इसका ज़रूरी होगा, तभी बात बन पाएगी।
बिल्कुल, सबसे पहला स्टेप तो ये है कि वकील तो समझें, जुडिशल ऑफिसर्स भी समझ लेंगे। सबसे पहले पुलिस को समझना पड़ेगा, बिकॉज अभी तक उनको आईपीसी लगाने में कभी कभी दिक्कत आती थी कि आईपीसी हमने क्या ऑफेंस बन रहा है क्या नहीं। अब उनके सामने उनको थोड़े महीनों में ये बोल दिया गया है कि हमने नए नए कानून ला दिए हैं, नए सेक्शन ला दिए हैं, एक कंपैरेटिव टेबल दे दिया है आपको, तो पुराने और नए कंपेयर करो और उनको अप्लाई करो। तो उसके लिए उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग इज़ अ मस्ट, which is a problem, maybe a benefit to a defense council, but I believe society तो सफ़र करेगी। जी। कहा यह जा रहा है कि पुलिस को ज़्यादा पावर्स दी गई हैं तो शायद आम जनता को उससे फ़ायदा मिले, बहुत सारी चीज़ें थाने के लेवल पे या पुलिस अफसरों के लेवल तक सॉल्व हो जाएं, पर मुझे इसका उलट नज़र आ रहा है। जो पुलिस के लेवल पे क्लियर हो जाए बातें वो तो है ही। पुलिस की यहाँ पे आपका सवाल, शायद मैं सवाल का आंसर गलत दे रही हूँ, पर इसमें ये हुआ है कि पुलिस को पावर्स काफ़ी दे दी गई हैं। उसमें एक तो पॉजिटिव चेंज भी आया है, दैट इज़ 0 FIR, इन विच इट इज़ अलाउड कि आप किसी भी थाने में जाके अपनी कंप्लेंट दायर कर सकते हैं और वो कंसर्न थाना दूसरे थाने को रिपोर्ट भेजेगा कि ये हो गया है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक FIR का भी एक प्रोविज़न लाया गया है, इन विच इट इज़ प्रोवाइडेड कि आप इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन भी अपनी कंप्लेंट भेज सकते हैं, पर उसको आपको 3 दिन में आकर साइन करना होगा। सो ये 2 चेंजेस हैं जो थोड़े पॉजिटिव हैं, पुलिस को चेंजेस दिए गए हैं। वो क्या करते हैं आगे वो हम देखेंगे, बिकॉज हमें भी पता है कि एक पुलिस सिस्टम कैसे चलता है। बट देयर आर ऑल्सो वेरी डेंजरस चेंजेस इन द पुलिस सिस्टम एंड द पावर्स दैट हैव बीन गिवन टू देम, वन ऑफ देम बीइंग रिमांड। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको समझा देती हूँ। जब कस्टडी में लेते हैं तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ कस्टडीज, वन इज द पुलिस कस्टडी, अदर इज द जुडिशियल कस्टडी। तो पुलिस कस्टडी होती है जो हम पुलिस वाले लॉकअप में रखते हैं एक अक्यूज को, जिसको अक्यूज किया जाता है, एंड जुडिशियल कस्टडी होती है जिसको हम जेल में भेजते हैं प्रॉपर। वो पुलिस कस्टडी इन्वेस्टिगेशन के लिए ली जाती है। अर्लियर द लॉ वॉज दैट फॉर 15 days अ पर्सन कैन बी केप्ट इन पुलिस कस्टडी, ठीक है, और उसमें अनुपम कुलकर्णी की एक जजमेंट भी थी, राइट। बट इन द न्यू लॉज एक टर्म है इसमें जो क्लॉज में था वो अब नहीं है कि डिटेंशन 60 to 90 days के लिए बढ़ाया जा सकता था, फर्दर डिवॉल्ट बेल हो जाती थी ये सब, पर वो 60 to 90 days तो रहा है। पर उसमें ये लिखा होता था कि अदर देन पुलिस कस्टडी यू कैन डिटेन अ पर्सन। नाउ इट इज़ नॉट रिटन देयर, विच comes to the point कि it is an open question also, maybe judicial interpretation कहीं पे कुछ change कर दें तो I don't know, but उसमें ये हो जाता है कि अब आपको extended time के लिए पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है, which is very dangerous because we know the reality on the ground level कि वो बहुत different है, कि जो हम laws लाते हैं उससे बहुत different है कि पुलिस क्या कर सकती है और कितना करती है बिना powers के। तो ये एक concern बहुत बड़ा है। जी, इसे हम अगर आम भाषा में समझे तो पुलिस वाले आपको 30, 60 या 90 दिन के लिए घर से उठा लेंगे और आपको हिरासत में रख लेंगे पूछताछ के लिए, और आम जनता को उनका बताना शायद ज़रूरी नहीं है। हाँ, इन्वेस्टिगेशन के लिए वो आपको 15 दिन रख सकते थे, अब 60 से 90 का एक है। वो कंसर्न है कि 60 days फॉर a particular type of punishment or 90 days for a particular, which was detention earlier and now it is not written कि पुलिस custody एक्सेप्शन है उसमें। तो फिर नम्रता, हम बात कर रहे थे कि पुलिस को एक्स्ट्रा पावर्स मिली हैं, तो इस बार पुलिस के पास भी मौका है अपनी इमेज सुधारने का और खुद को कुछ कर दिखाने का। तो क्या कुछ ऐसा भी है या ऐसी भी पावर्स दी गई हैं कि जो पुलिस महकमा है उनका दुरुपयोग कर सकता है? देखिए, ऐसी काफ़ी सारी और अमेंडमेंट्स तो नहीं कहूँगी, अब तो न्यू लॉज कहूँगी इन्हें, वो हैं जैसे कि एक वन ऑफ देम बीइंग हैंड कफिंग, हथकड़ियाँ लगाना, जो कि जगह ही नहीं थी जिस चीज़ की हमारी CRPC IPC में, वो अब नई एडिशन हुई है हैंड कफिंग। इसको मतलब जस्टिस कृष्णा अय्यर करके, देयर वाज रिस्पेक्टेबल जस्टिस कृष्णा अय्यर, ही सेड दैट this will foul the soul of a constitution, ठीक है। So now there is a cryptic word in this which is that repetitive offender। देखो, एक बंदा repetitive offender हो सकता है and it can be a small offense also which can be जो domestic violence और ऐसे offenses भी होते हैं। I'm not saying that those offenses are right, but sometimes उनका गलत यूज़ भी किया जाता है। अगर कोई repeated offender उस चीज़ में हो तो उसको भी हथकड़ियाँ लगे। मतलब हमारा तो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस इस चीज़ पे चलता है कि इनोसेंस
प्रूवन टिल गिल्टी, जी। ठीक है, तो फिर ये एक है। और अगर और देखा जाए तो देर इज़ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। ये सिर्फ PMLA, दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके सेक्शन 5 में पाई गई थी पहले, जहाँ पे किसी और को भी ये राइट दिया गया था कि दे कैन अटैच अ प्रॉपर्टी एक्सेप्ट अ मजिस्ट्रेट ऑफ अ कोर्ट। जी। ठीक है, वो भी बहुत सीनियर ऑफिशियल्स के है, डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर्स हु कैन डू इट। बट अब ये इसमें ये भी पाया गया है कि पुलिस ऑफिसर इफ़ ही हैज़ अ सस्पिशन तो वो अटैच कर सकते हैं प्रॉपर्टी। सो दिस इज़ ऑल्सो वन। जी। These are some of the changes that have come in the new laws. जी। तो अब आते हैं रिलेशनशिप पे। मॉडर्न एरा में हमने नोटिस किया है, हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं, हम अक्सर सुनते पढ़ते हैं कि जो रिलेशनशिप हैं, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है या छोटे शहरों में भी, इनको लेके दिक्कतें आ रही हैं। तो पहले जो लोग लिविंग में रहते थे, बाद में शादी करते थे, वादा करके मुकर गए, या कितना कुछ होता है रिश्तों में, तो क्या इनको लेके भी कुछ चीज़ें बदली गई हैं या सब कुछ वैसे ही है? देखिए, सेक्शन 69 ऑफ द BNS, it is providing that sexual intercourse with deceitful means, which is, I believe, is a very misogynist term also, because उसकी explanation में also there is a problem. But I'll continue with your question, which is कि हाँ, कि live in relationships अब ज़रूरी नहीं है a relationship works or not. और मानिए किसी लड़की को, मैं बीइंग अ विमेन, बट देर आर टाइम्स जब एक लड़की की ईगोज के ऊपर आ जाती है, एंड इफ शी मिस यूजेस दैट सेक्शन इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर अ मैन। हो सकता है कि उन्होंने पहले दोनों ने एक दूसरे को बोला हो कि हम शादी करेंगे, और बाद में किसी रीज़न के कारण उनका रिश्ता टूट गया, तो वो डिसीटफुल मीन्स का क्या मतलब है? मे बी शी कैन मिस यूज इट ऑल्सो। और इसकी एक्सप्लेनेशन में सीधा सीधा बोला गया है कि इट विल इंक्लूड अ पर्सन जिसको प्रॉमिस किया गया हो कि आपको एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी और अब यू गेट इनटू सेक्सुअल इंटरकोर्स। सो व्हाट आर दे एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि लड़कियां ये करती हैं? मतलब फॉर अ फेमिनिस्ट और फॉर अ वुमेन हु फील इक्वल राइट्स, यू आर डेरोगेटिंग अ वुमेन बाय सेइंग दिस इन द लॉज। नम्रता, हम बात कर रहे थे आपसी रिश्तों की, कि जो रिलेशनशिप्स हैं उनको लेकर जो नियमों में या लॉज में बदलाव आए हैं, उनका आम जनता पे, आम लोगों पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अब हम बढ़ते हैं, देश की बात करते हैं ना। तो जो देशद्रोह है, या टेररिस्ट एक्ट है, या फ्रीडम ऑफ स्पीच है, क्या इनको लेकर भी इन नियमों में कुछ हेर फेर किया है सरकार ने? देखिए, पहले देर वॉज नथिंग लाइक देशद्रोह, देर वॉज नो बडी हु वॉज एंटी नेशनल, नाउ इट विल बी। एंड हाउ दिस चेंज इज कमिंग इज कि पहले देर वॉज सेक्शन 124A, दैट वॉज sedition, which is repealed, but a new section is added, which is section 152 of the BNS, which states that if you endanger the sovereignty, the unity and the integrity of India, then you will be punished. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इसमें they have written कि even if there is words, there is communication through other means, and I can read you the section also afterwards, it is provided that it will be punishable. देशद्रोह होता है against the nation. Now the word is India. So now we will actually have people who will be called anti-nationals. Otherwise तो it was just a जुमला कि मतलब यूज़ हो रहा था वर्ड anti-national. हर तीसरे दिन JNU दिल्ली में ये चीज़ें यूज़ हो रही थी. बट अब anti-national sedition अंडर है. और दूसरा सवाल आपका था टेररिज्म पे. So terrorism was already punishable. There was already special acts formed for the same. But there is a new section added in the BNS, which is 113 of the BNS, which defines terrorism, and it includes both the economic terrorism as well, and also the bombarding, and if you cause terrorism through other means. There was PMLA, that is Prevention of Money Laundering Act 2002, and the UAPA Act, which provided for terrorism, right? The economic was under this Prevention of Money Laundering Act, and the other was under UAPA, terrorism. So इसमें बड़ी major changes ये हैं कि अब जो IPC है या जो BNS अब नया जो हमारा law है वो पुलिस के अंडर आता है. अदरवाइज UAPA और PMLA में प्रॉपर एजेंसीज थी. देयर वाज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, राइट, और NIA जो कि इन्वेस्टिगेशन करनी रही थी, जिसमें हायर
ऑफिसर्स थे जो किसी भी शामिल होते थे। सस्पेशन पे उसको उठाते थे, पर ये टेररिज्म तो इन्होंने छोटी सी चीज़ बना दी गई है। दूसरी बात ये कि अब अगर कोई पुलिस आपको किसी को भी टेररिस्ट बोल सकता है, ठीक है, उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स भी होंगी। मान लीजिए आप पे यूएपीए भी लगा दी गई है और वो भी लगा दिया गया है, तो पनिशेबल तो आप एक ही ऑफेंस के अंडर होंगे। तो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो अभी आई हैं। देन थर्ड वाज योर क्वेश्चन वाज फ्रीडम ऑफ जो स्पीच। speech है। तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा सेडिशन में भी कवर हो रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वर्ड्स आप कोई सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ नहीं बोल सकते। तो ऑब्वियसली दे आर कवरिंग, क्योंकि एक छोटी सी बात को इतना बड़ा बनाकर उसे कहा जा सकता है कि जी यू हैव इंडेंजर्ड द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड द इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। Nation, जी। सो वो इंटरप्रिटेशन क्या है, किसी ने क्या बोलने की कोशिश की है, इट कैन बी ऑलवेज डिफरेंट। वी बीइंग द एडवोकेट्स और द जुडिशियल ऑफिसर्स, हमारा तो काम ही इंटरप्रिटेशन का है। यू विल से कि थोड़ी सी आपने कोई बात बोली, उसको इतना बड़ा बनाकर हम कहेंगे जी नहीं आप तो टेररिस्ट हो। ये बहुत बड़ी दिक्कत है, छोटी नहीं, बहुत बड़ी दिक्कत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी कहीं ना कहीं। नम्रता, तो हमने अभी तक जितनी चर्चा की, अगर हम हर पॉइंट पे गौर करें तो जो कन्फ्यूज़न है इन लॉज को लेके आम जनता में, जुडिशरी में, वो मुझे लगता है अभी बरकरार है। तो क्या इनसे चीज़ें और आगे सॉर्ट आउट होंगी, या ये जो बादल हैं शक वाले, ये बने रहेंगे? देखिए जो कन्फ्यूजन्स आप कह रहे हैं वो तो हमें भी उतनी ही हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर अप टू ओपन, दे आर ओपन क्वेश्चंस फॉर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, और कन्फ्यूजन तो बनी रहेगी। और वो जो 100 साल की हमने इंटरप्रिटेशंस किए हैं, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस, उनका क्या होगा वो तो हम आगे ही देखेंगे। और जैसे कि प्रोसीजरल लॉज का भी एक दिक्कत है, जैसे आपने भी बोला, वो दिक्कत जैसे कि अभी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट किया जा सका, जैसे कि फोरेंसिक एक्सपर्ट्स एट द प्लेस ऑफ क्राइम, और वो चीज़ें नहीं हैं। जबकि बीएनएस तो लागू हो गई है, पर काफ़ी अभी ज़रूरत है कि बीएनएसएस को हमने अभी लागू करना है, क्योंकि प्रोसीजरल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी कमी है। तो कन्फ्यूजन्स तो बनी रहेंगी अभी थोड़े सालों के लिए, क्योंकि जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस होंगी तो भी हमें पता लगी कई चीज़ें। तो दर्शकों, आज हमने जाना कि इन लॉज को लेकर जो कन्फ्यूज़न है वो बरकरार है और ये कई स्तरों पे है। तो हम आगे भी इस पर डिटेल चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। तो अब मैं नम्रता का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की। नम्रता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मैम, आपका भी कि आपने मुझे बुलाया आज और मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पे सबको ये चीज़ें बता सकूँ, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो मैं अब सबको दे सकूँ। थैंक यू।